नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर पर्दा है, कहीं पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना जरूरी हो जाता है। इस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है। और आइए इन्हीं खबरों के करीब चलते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात होगी भारत में तेजी से उभरते टैगलाइन वाली पार्टी की, जिस पार्टी के करीब करीब सभी टॉप नेता कथित शराब घोटाले मामले में जेल में हैं। पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसके सबसे बड़े नेता ने एक नाम लिया और इस नाम ने 2 नाम और लिए, जिसके बाद लोग पूछने लगे कि भाई आखिर में इस दाग से बचेगा कौन। इसके बाद बात होगी विपक्ष के ईवीएम वाले सवालों पर, जिसका पैटर्न कैसे बदला है हमने आपको कल बताया था और आज हम इसका फ्लैशबैक विपक्ष को दिखाएंगे और वो मेमोरीज देखकर शायद विपक्ष को कुछ याद आए, साथ ही कांग्रेस के अनप्रैक्टिकल आइडियाज का भी जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे और आपका सामना सावधान करने वाली खबरों से कराएंगे, जहां पर एक तरफ ऑनलाइन एप्स करोड़ों का बिल भेज रही हैं तो दूसरी तरफ मौत का ऑर्डर भी लिया जा रहा है। आखिर में आपको अयोध्या लेकर चलेंगे, जहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये रिकॉर्ड इतने ह्यूज हैं कि शायद आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों को इसे अपने सिलेबस में शामिल करना पड़े। तो आइए 9 PM स्पेशल की इसी के साथ शुरुआत करते हैं और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल मीडिया में एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है कि अगर कहीं पर शराब की तस्वीरें दिखाओ तो नीचे एक नोट छाप दो, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे खबर भी दिख जाएगी और लोगों के बीच जागरूकता भी आ जाएगी। लेकिन 2 राज्यों में सरकार लिए चल रही आम आदमी पार्टी के लिए तो शराब पर नीति ही उसके सियासी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो चुकी है। इन तस्वीरों को आप जरा देखिए। दिल्ली में शराब पर नई नीति बनी। दिल्ली वासियों को बाय 1 गेट 2 वाले ऑफर्स के साथ शराब बेची गई। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था कि इसमें एलजी की एंट्री होती है। एलजी के बाद सीबीआई आती है और सीबीआई के बाद ईडी दस्तक देती है और फिर आप में जेल चले हम वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहले आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और आखिर में पीक पर बैठे नेता यानी कि खुद मुखिया अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। लगता है कि गिरफ्तारी का सीजन खत्म हो गया, तब तक एक और खबर आती है और शुरुआत होती है सीजन 2 की। सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब ईडी ने यह खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तो केजरीवाल ने इस बात का खंडन नहीं किया। 24 घंटे नहीं बीते कि आतिशी ने 2 और नाम आगे बढ़ा दिए, एक राघव चड्ढा का तो दूसरा दुर्गेश पाठक का नाम ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने 2 नाम आगे बढ़ाए तो साथ ही यह भी कह दिया कि बीजेपी के लोग उनको अपने पास बुला रहे हैं, उनको एक ऑफर दिया गया, वो उनका करियर सेट करने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी की तरफ नहीं गई तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यहां पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, यानी कि बीजेपी का काउंटर, वो भी आप सुनिए। कल जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दे दिया विजय नैयर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो अपनी जान बचाने के साथ साथ आज आतिशी ने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया। इस पूरी पार्टी में अक्सर सतबल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। Mr. Arvind Kejriwal seems to have taken her name and Mr. Saurabh Bhardwaj's name, saying the middlemen used to meet them. If that is the case, their own leader is pointing a finger towards them.
His two colleagues and other ministers are already in jail. यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कल ही कथित शराब घोटाले में आतिशी का नाम आया था और सबसे पहले उन्होंने इसमें 2 नाम और ऐड ऑन किए और इसके बाद ठीक वही शब्द कहे जो उनके नेता अक्सर कहते ही रहते हैं। इनके खिलाफ मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। मुझे बुलाने का मकसद वहाँ यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मजा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। यानी कि आतिशी मरलीना ने जो कुछ कहा वो पुरानी स्क्रिप्ट है, लेकिन अब खबर के अंदर की खबर देखिए। अरविंद केजरीवाल ने जेल में मिलने वाले मुलाकातियों की, यानी कि उनसे जो मिलने आने वाले थे, उनकी जो सूची दी, उससे संदेह के बादल और गहरे हो जाते हैं। दरअसल केजरीवाल की सूची के मुताबिक जिन लोगों के नाम हैं उसमें आतिशी और सौरभ के नाम नहीं हैं। नॉर्मली मुलाकातियों की सूची में केजरीवाल मंत्रिमंडल के इन दोनों महत्वपूर्ण नामों को जरूर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल 10 लोगों का नाम दे सकते थे, पर उन्होंने 6 लोगों का नाम ही दिया और अब भी उनके पास 4 नाम और देने का स्पेस बचा हुआ है। सवाल यह है कि अगर और नाम दे सकते थे अरविंद केजरीवाल, तो अपने सहयोगियों के नाम को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? यहां पर इस इंफॉर्मेशन से यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ झाला है। जेल के मैनुअल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के लेवल के कैदी अपने मुलाकातियों की सूची में 10 लोगों के नाम दे सकते हैं। नियम यह भी कहता है कि कैदी की तरफ से जो भी नाम दिए जाते हैं वो उन्हें अपने हिसाब से बाद में बदलवा भी सकते हैं। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल ने जिन 6 लोगों के नाम दिए हैं वो कौन कौन है? सबसे पहला नाम है इसमें उनकी पत्नी, धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का, बेटा पुलकित, इसके साथ ही बेटी हर्षिता, उनके दोस्त हैं संदीप पाठक और साथ ही पीए विभव कुमार। एक और दोस्त का नाम इसमें शामिल किया गया है। केजरीवाल जेल में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के अलावा जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उसमें सिर्फ संदीप पाठक का नाम ही सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि एक नाम किसी और दोस्त का है, हो सकता है कि छठा नाम किसी सीए या फिर वकील का हो, क्योंकि इस समय अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा जरूरत इन दोनों प्रोफेशन के लोगों की ही हो सकती है। मित्र के नाम पर या फिर पार्टी के नाम पर सिर्फ संदीप पाठक का नाम ही देना कई तरीके के संदेह के बादल को खड़ा करता है। यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग रखा ही नहीं था। पहले सबसे महत्वपूर्ण विभाग अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को दे रखे थे और इन दोनों के जेल जाने के बाद अरविंद ने सबसे अधिक भरोसा आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर जताया था और यही कारण रहा कि सबसे ज्यादा करीब 14 विभाग आतिशी के जिम्मे आए। दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज रहे। आतिशी के बाद सबसे अधिक विभाग सौरभ भारद्वाज के ही पास हैं। जाहिर बात है कि जेल से अगर सरकार चलानी है तो सबसे अधिक जरूरत इन्हीं दोनों की होनी चाहिए थी कायदे से, क्योंकि ज्यादा विभाग इन दोनों के पास हैं और कायदे से तो अरविंद केजरीवाल को इन दोनों का नाम मुलाकातियों की सूची में जरूर डालना ही चाहिए था, पर ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। जेल से सरकार भी चलाएंगे और अपने खास मंत्रियों से जेल में मिलेंगे भी नहीं, तो आखिर अरविंद केजरीवाल करना क्या चाहते हैं?
कहते हैं कि राजनीति संकेतों का खेल है। अब यहां पर एक और संकेत समझिए। केजरीवाल ने अपने मुलाकातियों में परिवार के अलावा संदीप पाठक का नाम रखा है। संदीप पाठक का एक्स हैंडल पर, जिस पर पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां भी संदेह के बादल खड़े करती हैं। संदीप पाठक ने रामलीला मैदान पर रैली के दिन ढेर सारे ट्वीट्स किए। 31 मार्च के बाद सीधे वो आज टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और इसके साथ ही आप एमएलए राजेश गुप्ता की पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं। लेकिन आज ही आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज ने जो पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको ना तो उन्होंने रीपोस्ट किया ना ही लाइक किया है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब केंद्र में आ चुकी है। सभी दलों ने अपने मतभेद भुलाकर आम आदमी पार्टी और साथ ही अरविंद केजरीवाल को अपना फुल ऑन सपोर्ट दे दिया। हेमंत सोरेन के साथ ऐसी तस्वीर नहीं देखी गई। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरीके से विपक्षी कुनबा अपनी एकजुटता दिखा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के केंद्र में लाकर यह खड़ा कर देता है। यानी कि जाने अनजाने पूरे इंडी अलायंस ने ब्रांड केजरीवाल खड़ा कर दिया है। यानी कि कांग्रेस के साथ साथ सभी क्षेत्रीय पार्टियों की चमक आम आदमी पार्टी के सामने आज फीकी नजर आती है। आप 31 मार्च की इंडी अलायंस की रैली देखिए। केजरीवाल की बड़ी सी तस्वीर और उसके सामने बैठे इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेता, और सियासत में इसी को ब्रांडिंग कहा जाता है। आज केजरीवाल के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने अनजाने ब्रांडिंग हो रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी एकजुटता दिखाई गई और उससे विपक्ष के केंद्र में राहुल गांधी की बजाय अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, और विपक्ष के लिए इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है कि जिस कांग्रेस ने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत की, उसी को अब अरविंद केजरीवाल, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी का बचाव करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपियों की गिरफ्तारी पर गैर वाजिब आंसू बहा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में एक रैली के दौरान कहा कि इस चुनाव में यह लड़ाई दो खेमों के बीच है। एक वो जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, और दूसरा खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लड़ रहा है। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बहरहाल आने वाले चुनावों में इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि खेल सियासत का है। लेकिन एक और सियासी खेल है जो आजकल लगातार जारी है, और यही है आज के 9 PM स्पेशल की दूसरी खबर। बात कर रही हूं ईवीएम की। ईवीएम पर सियासत जारी है। रोज रोज नए नए आइडियाज की बहार लगी हुई है, और इस बार ईवीएम चुनाव से पहले ही वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुकी है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अब यह कह दिया कि अगर 385 से ज्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे तो ईवीएम से चुनाव हो नहीं सकेगा और वो जीत जाएंगे। अब इसके पीछे का टेक्निकल तर्क दरअसल ये है कि एक बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम फीड करने की सीमा होती है, एक लिमिट होती है। 2006 से 2016 तक M2 ईवीएम में 16 से अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर एक बैलेटिंग यूनिट जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, यानी कि 2 ईवीएम में 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़कर 64 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अब 2013 के बाद से M3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें 4 की जगह 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़े जा सकते हैं, यानी कि अब 384 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जाने संभव है। टेक्निकली ये बात ठीक है कि अगर 385 से ज्यादा उम्मीदवार
एक सीट से नामांकन करते हैं तो ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है। वहीं जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए यह राशि 12,500 रुपए की है। यदि सामान्य वर्ग की सीट पर 385 नामांकन भरवाते हैं तो यह राशि करीब 96,25,000 रुपए होती है और ऐसे में एक सीट पर करीब 1 करोड़ रुपए नामांकन भरने के लिए खर्च करना होगा। वही नियम है कि ऐसे प्रत्याशी जो कि निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों के 1/6 यानी कि छठे भाग से अधिक वोट पाने में असफल होते हैं, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी कि जो पैसा जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो पैसा वापस नहीं मिलता है। और अगर पुराने रिजल्ट्स का आप गुणा गणित निकालेंगे तो ऐसे मामलों में करीब 380 लोगों की ही जमानत राशि जब्त हो सकती है, यानी कि करीब 95 लाख रुपए तो जब्त हो ही जाएंगे, जो कि जमीनी पॉसिबिलिटी से बहुत दूर है। यानी कि ये सिर्फ हवाई बात है। और आप सभी को ये बातें भी समझनी चाहिए। जो विपक्ष आज की तारीख में जीतने वाले राज्यों को लेकर यह कहता है कि ईवीएम परफेक्ट है, ठीक है, और हारने वाले राज्यों को लेकर कहता है कि ना, ईवीएम में फॉल्ट है। मुख्य विपक्षी पार्टी 2014 से पहले कहती थी कि ईवीएम बहुत अच्छी है और 2014 के बाद उसके सुर कुछ यूं बदले कि वो कहती है कि ईवीएम बहुत खराब है। कांग्रेस की सरकार के समय ईवीएम गुड बॉय थी और आज वो बैड बॉय हो चुकी है। साल 1998 में पहली बार ईवीएम से चुनाव करवाने पर एक सहमति बनती है और इसके बाद ट्रायल के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की विधानसभा सीटों पर 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। फिर साल 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और फिर फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से ही चुनाव हुए और साल 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। इसके बाद से सभी चुनाव के लिए ईवीएम का ही प्रयोग हो रहा है, यानी कि टेक्निकली 2004 के लोकसभा चुनाव में देश की सभी 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए थे और मतदान के लिए 10 लाख से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल भी किया गया था और तब ये सभी ईवीएम बिल्कुल ठीक थे, अच्छे थे। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनते ही ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गए। लेकिन क्या ये ईवीएम सच में हैक किए जा सकते हैं? इसको लेकर कल हमने आपको A to Z कंप्लीट जानकारी दी थी, एक एक बात को विस्तार से समझाया था और इसके साथ ही चुनाव आयोग भी समय समय पर ईवीएम हैक करने की बात कहने वालों को चुनौती देता रहा है, चैलेंज करता रहा है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि टीवी के कैमरों पर जो लोग ईवीएम हैक होने की बात करते हैं, सबूत मांगे जाने पर या फिर डेमो करके दिखाने पर कोई सामने नहीं आता। अभी फरवरी के महीने में ही राजधानी दिल्ली में 33 दिन तक ईवीएम प्रणाली का अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया, लेकिन हैकिंग का दावा करने वाला कोई भी शख्स केंद्र पर यानी कि सेंटर पर पहुंचा ही नहीं। यानी कि मतलब महज इतना है कि ईवीएम को एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आज की तारीख में बैलेट की बात करना देश को 20 साल पीछे लेकर जाने की बात है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। दुनिया की दिग्गज कंपनी उबर को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही उबर ऑटो में सफर करने वाले नोएडा के एक कस्टमर की एक पोस्ट वायरल हुई और उसमें उबर से सफर करने पर उनका बिल लगभग 7 करोड़ 66 लाख रुपए आया। अब सोमवार को एक और कस्टमर को ऐसी ही दिक्कत झेलनी पड़ी। उन्होंने बेंगलुरु में उबर ऑटो से मात्र 10 मिनट की राइड ली और कंपनी ने
1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिल थमा दिया। उबर ने माफी मांगते हुए कहा कि इस मामले की जांच हम करेंगे, ये वादा उनकी तरफ से किया गया। कितने का आया है तुम्हारा बिल, दिखाना जरा। 7,66,83,762 रुपए का। और सर ये वो बिल है जिसपे कोई भी वेटिंग चार्ज नहीं लगा होगा। जीएसटी भी नहीं लगी इसमें तो? नहीं। कहाँ से आ रहे हो भैया, मंगल ग्रह से। मैंने इतने जीरो काउंट नहीं करे होंगे करोड़ के एक बार। ఊబర్ లో నేను టిన్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి కొరమంగళకి బుక్ చేసుకుంటే 207 చూపించింది। ऐसे वीडियो लगातार सामने आने के बाद उबर के फेयर कैलकुलेशन सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। हालांकि कंपनी ने इस घटना पर माफी मांगी और ये लिखा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन ऐप कंपनीज ने हमारे जीवन को बेशक आसान किया है, लेकिन जरा ठहरिए, यहां पर कुछ मामलों में हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। ऑनलाइन प्राइसिंग का मसला तो फिर भी हल हो सकता है, लेकिन पंजाब के पटियाला में कुछ ऐसा हुआ जो ना तो हल हो सकता है, ना ही किसी हाल में उस पर आंख मूंदी जा सकती है। 10 साल की बच्ची मानवी के जन्मदिन की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब ऑनलाइन मंगवाए गए केक खाने से उसकी मौत हो गई। केक खाने के बाद बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ी और केक खाने के बाद से बच्ची का मुंह ड्राई होने लगा, सूखने लगा, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। उसकी छोटी बहन को वॉमिट होने लगी। हालांकि इसके बाद वो रात को सो गई, लेकिन अगले दिन सुबह के समय उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उस बच्ची की मौत हो गई। मौत की वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। तो पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर मामला भी रजिस्टर कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और गिरफ्तार किए गए लोगों में बेकरी का मैनेजर भी शामिल है। लेकिन यहां पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के एक डराने वाले खेल का भी खुलासा हुआ है, क्योंकि उस दिन वो केक पटियाला कान्हा बेकरी से ऑर्डर किया गया था, लेकिन घटना के बाद पत्रकारों ने जब जोमैटो की साइट से दोबारा उसी बेकरी से खाना ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर इंडिया बेकर्स के पास पहुंचा। मतलब ये कि आपने जोमैटो पर ऑर्डर किसी और दुकान से किया, लेकिन वो ऑर्डर जा किसी और के पास रहा है। इसको लेकर इंडिया बेकर्स के मैनेजर ने क्या कहा, आप वो भी सुनिएगा। की चीज है, कान्हा बेकर की चीज है। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੇਕ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੇਕ ਮੰਡਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੀਜ਼। किसी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली साइट से खाना ऑर्डर करने से पहले बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्लाउड किचन का जब से ये चलन बढ़ा है, लोग बिना किसी रेस्टोरेंट के, बिना किसी वैध लाइसेंस के जुगाड़ के साथ खुद को ऐसी साइट्स पर रजिस्टर करा लेते हैं और अंजाम क्या होता है वो आप सभी देखते हैं। आप यहां पर कान्हा बेकरी का एक खेल देखिए, जहां पर खाने के साथ भेजे गए बिल में जो एड्रेस मेंशन किया गया है, उस जगह पर पटियाला में ऐसा कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। दूसरी, ओरिजिनल इनवॉइस में इस रेस्टोरेंट का एड्रेस पटियाला ना होकर अमृतसर में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। मतलब ये एक ऑनलाइन खेल है जो आपकी सेहत के साथ खेला जा रहा है। यहां पर ऑनलाइन ऐप कंपनीज की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने के खेल में शामिल इस पूरी हारकी ने आज एक बच्ची की जान ले ली है और इसको लेकर जवाबदेही बननी ही चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत की आत्मा में भगवान श्री राम शामिल हैं। भारत के डीएनए में राम शामिल हैं और यही वजह है कि रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या ने दुनिया की हर संख्या को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। दुनिया के कई देश अब इस पर स्टडी कर सकते हैं कि जिस मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुए 3 महीने का वक्त भी ना बीता हो, वहां पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम था और उसके बाद से 10 मार्च तक यहां पर 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज औसतन 2 लाख लोग रोज यहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म स्थल पर, किसी भी धर्म के धर्म स्थल पर नहीं पहुंच रहे। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे। अयोध्या हमारे देश में आस्था टूरिज्म का पोस्टर बना हुआ है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। विजन बहुत बड़ा है। आने वाले अगले 10 साल में अयोध्या की सूरत बदलने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। शहर से बेहतर कनेक्टिविटी, भव्य स्मार्ट सिटी, ग्रीन टाउनशिप, सरयू का कायाकल्प और पर्यटन स्थल जैसे कई बड़े बदलाव आने वाले वक्त में होंगे। और अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए 10 सालों का मास्टर प्लान तैयार है, जिसे 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। लेकिन यहां पर अयोध्या ही नहीं, इसके अलावा काशी, मथुरा और प्रयागराज भी यूपी में प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। यहां भी हर साल करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री प्रमुख धार्मिक स्थल हैं और यहां पर करीब 6 करोड़ लोग आ रहे हैं। हमारे देश में मंदिरों के जरिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आज तक स्वस्थ है और उन्हीं मंदिरों का आशीर्वाद हमारे देश के करोड़ों लोगों के साथ है। यही वजह है कि हमारे देश में मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इतने ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरे इलाके की आर्थिक सेहत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जहां पर भारत के मंदिर फल फूल रहे हैं, तो अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ। इसके साथ मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी और कई खबरें सामने आई। खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अब इसे लेकर अमेरिका में सांसदों ने चिंता व्यक्त की। अमेरिका में 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों ने न्याय विभाग और FBI से इस साल अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हुए घृणा आधारित अपराधों और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी पर एक विवरण मांगा है। इन सांसदों में राजा कृष्णमूर्ति, रू खन्ना, श्री थानेदार, प्रमिला जयपाल और अमी बेरा शामिल हैं। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के क्रिस्टन क्लार्क को लिखा। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक मंदिरों पर हमलों की घटनाओं ने हिंदुओं और साथ ही अमेरिकन्स को गहरी चिंता में डाल दिया। इन घटनाओं में शामिल संदिग्धों का कोई सुराग नहीं, जिससे कई लोग डर और भय में जीने के लिए मजबूर हैं। यानी कि अमेरिका जो खुद को सो कॉल्ड सुपर पावर कहता है, उसी देश में वहां पर रहने वाले एक बड़े वर्ग के धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं। अमेरिका की करीब 33 करोड़ जनसंख्या में से 48 लाख लोग हिंदू हैं। ऐसे में अमेरिका को यह सोचना पड़ेगा कि वो अपने देश में रहने वाली एक बड़ी आबादी के साथ होने वाले अन्याय को कैसे खत्म करेगा।